जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड व्हाई वेव थ्योरी वाज फेलियर टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो वेव थ्योरी है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, किस कारण से। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर कि मैटर का ड्यूल नेचर कैसे है, मैटर एक वेव, मैटर के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, ये सब बातें हम क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के फेलियर का क्या कारण था कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। क्यों नहीं कर पाई थी एक्सप्लेन? देखिए, वेव थ्योरी was not able to explain photoelectric effect due to following reasons. ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। इन कारणों, मतलब अब हम उन कारणों का डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से जो वेव थ्योरी है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। पहला रीजन क्या था, पहली कॉन्ट्राडिक्शन क्या थी? देखिए, हम ऐसा मान लेते हैं ये एक मेटल सरफेस, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है फ्री। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। हमने मान लो इसके ऊपर एक लाइट को इंसिडेंट करवाया, ईएम वेव को, और इसकी फ्रीक्वेंसी v थी और इंटेंसिटी क्या थी? I, ठीक है। अब देखो, हम जैसे ही इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, तो जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर होती है, और 1/4 है। और मैग्नेटिक फील्ड में कितनी होती है? 1/4 b स्क्वायर, b नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ठीक है। अब देखो, जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी भी क्या हो जाएगी? वेव की इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अब ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा, वर्क फंक्शन से भी ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बट जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो उसमें क्या पाया था हमने? उसमें पाया था काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो ये क्या थी? हमारी पहली कॉन्ट्राडिक्शन थी। वेव थ्योरी तो ये बोल रही थी कि हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए क्या इंक्रीज करें? इंटेंसिटी। बट एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट क्या बोल रहा था कि काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए क्या इंक्रीज करनी है? फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं करनी। देखिए, पहला क्या था? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, as we increase the intensity of wave,
इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, देन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and electric field will increase. Will increase. Increase हो जाएगा, ठीक है. As a result, energy of wave will also increase. So, kinetic energy of emitted electron will increase. जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल स्टडी kinetic energy depends on the frequency of light. इसके ऊपर डिपेंड करती है लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर. दिस वाज द फर्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन. ये क्या था, पहला कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है. क्या बोलता है ये हमें बताता है कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, इंक्रीज होनी चाहिए थी. बट जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उसने हमें क्या बताया कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे इंक्रीज होती है. उसके बाद अगला देखिए क्या है. सेकंड देखिए क्या है. इसी तरह से हमने कंसीडर कर लिया कि एक मेटल सरफेस है, इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है. अब देखो, अब एक इसके ऊपर लाइट फॉल करवाई हमने इस तरह से, ठीक है. अब लाइट फॉल करवाई तो क्या है, हमने इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज की और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, कम है. इस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है और हमने इंटेंसिटी इंक्रीज किया तो एनर्जी इंक्रीज होगी और एनर्जी इंक्रीज होगी तो मतलब जब इस लाइट की वेव की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी, वर्क फंक्शन से क्या हो जाएगी, ज्यादा, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा यहां से. बट फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है. वेव थ्योरी तो ये बोलती है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसा कुछ नहीं होता, बट रियल में अब मान लो किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के अगर हम लाइट फॉल करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो रहा, ठीक है. और ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी बताती है और वेव थ्योरी क्या बोल रही है कि ऐसा नहीं है, अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर देंगे तो वेव की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एमिट हो जाएंगे. बट एक्सपेरिमेंटल स्टडी में इसके विपरीत पाया गया, ऐसा नहीं था. फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तभी क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर पाएंगे, ठीक है. तो ये सेकंड कंट्राडिक्शन था. देखिए क्या था, एज अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी as a light having frequency मतलब जो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस. हम एक मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे तब इलेक्ट्रॉन विल नॉट एमिट, ठीक है.
and we increase the intensity, we increase the intensity. हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, and we increase the intensity, then energy of light wave will increase and transfer to electron, and emission of electron will take place. Emission of electron will take place. इलेक्ट्रॉन का एमिशन भी हो जाएगा, ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल स्टडी, below threshold frequency, emission of electron does not take place. ठीक है. ये क्या था, सेकंड कंट्राडिक्शन था. इसमें क्या बोला कि अगर मान लो लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है और हम उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दें तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अकॉर्डिंग अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, आप चाहे इंटेंसिटी कितनी भी इंक्रीज कर लो, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा. ठीक है. उसके बाद अगला कॉन्ट्रडिक्शन क्या था, देखिए. अगला कॉन्ट्रडिक्शन टाइम से रिलेटेड थी. किससे रिलेटेड था? टाइम से. कि हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी में देखा कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई, फोटोन इंसिडेंट हुआ मेटल सरफेस पे, तो नैनो सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो गया था. बट वेव थ्योरी में ऐसा नहीं था. देखिए, ये मेटल सरफेस है, ये इलेक्ट्रॉन ले लिए हमने, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट शेल में होते हैं. ठीक है. अब जैसे ही इसके ऊपर मान लो एक वेव फ्रंट ऐसे आया, ऐसे वेव फ्रंट आया, इसने एनर्जी इसको दी और इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी. इन तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या क्या इसने एनर्जी ट्रांसफर की. अब इस वेव फ्रंट में इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब वर्क फंक्शन से कम है. फिर इसने एनर्जी दी, फिर इसने एनर्जी दी, तो क्या होगा, थोड़ी अब ना इसको वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी देने में क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा. इसका मतलब क्या है कि लाइट इंसिडेंट होने के थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे. बट एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं था. उसमें क्या था, लाइट के फॉल होते ही नैनो सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा था. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, एनर्जी ऑफ वेव is distributed on whole wave front. पूरे के पूरे वेव फ्रंट के ऊपर जो वेव की एनर्जी होती है वो पूरे वेव फ्रंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. सो ऑन इंसिडेंस ऑन मेटल सरफेस, it will give energy to many electrons. ये क्या होगा, एक साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगा and they will take some time to overcome
work function to overcome work function of metal surface. Of metal surface. ठीक है, मतलब कि उनको एमिट होने में टाइम लग जाएगा, वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी उनको करने के लिए क्या लगेगा, टाइम. बट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अकॉर्डिंग इट वाज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. ठीक है, ये बिल्कुल ही इंस्टेंट प्रोसेस थी. जैसे ही लाइट एमिट हुई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते. ठीक है, नैनो सेकंड में 10⁻⁻⁹ सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाहर निकल जाते. तो ये 3 रीजन थे जिनकी वजह से वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. ठीक है, अब कुछ एक्सपेरिमेंट थे, जैसे कि मान लो इंटरफेरेंस था, डायफ्रैक्शन था, वो उन्होंने वेव नेचर को एक्सप्लेन किया. बट वेव नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि लाइट का डबल नेचर है, कभी पार्टिकल नेचर होता है, कभी क्या होता है, वेव नेचर होता है. बट इसी के बेस पे डी ब्रूगली थे, उन्होंने इस स्टडी को एक्सटेंड किया और उन्होंने ये बताया कि मैटर के भी डबल नेचर होता है. जो मैटर होता है उसका भी डबल नेचर होता है. वो कभी बिहेव करता है एक पार्टिकल की तरह और कभी बिहेव करता है एक वेव की तरह. ठीक है, तो देखिए अब कुछ ऐसे प्रोसेस थे जिसमें हम जिनको स्टडी करने के लिए हमने दोनों ही नेचर कंसीडर किए लाइट के. जैसे देखने की प्रोसेस होती है, उसके अंदर हम वेव नेचर भी, कुछ स्टडी हम लाइट का वेव नेचर मान के करते हैं और कुछ स्टडी हम लाइट का पार्टिकल नेचर मान के करते हैं. जैसे अब हमारी आंख में आई लेंस होता है. ठीक है, अब आई लेंस क्या करता है, लाइट को गैदर और फोकस करता है. तब हम ये मान के चलते हैं कि लाइट का नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है. और जब लाइट हमारी आंख में रेटिना तक पहुंचती है तब वहां पे कॉन्स और रोड्स नाम की सेल होती है जो कि इंटेंसिटी और कलर को सेंस करती है. ठीक है, और वहां पे हम ये मान के चलते हैं कि लाइट का नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है. ठीक है, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी थे. अब उसके बाद मैटर वेव क्या होती है, नेचर ऑफ मैटर देखिए क्या होता है. तो किसने आइडिया दिया ये मैटर वेव का, डी ब्रूगली ने. क्या आइडिया दे दिया, देखिए उन्होंने नेचर ऑफ मैटर. like matter have also dual nature. मैटर का भी कैसा नेचर होता है, ड्यूल नेचर होता है. मैटर sometime behave like a particle and sometime behave like a wave. बिहेव लाइक ए वेव. ठीक है, मैटर का भी ड्यूल नेचर होता है लाइट की तरह. कभी समटाइम इट बिहेव लाइक ए पार्टिकल और समटाइम इट बिहेव लाइक ए वेव. किसने बताया, डी ब्रूगली ने बताया. देखिए क्या बताया उन्होंने, डी ब्रूगली हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस according to de Broglie, according to de Broglie, a moving
ए वेव इज always associated with a moving particle. Moving particle, ठीक है, कोई भी मूविंग पार्टिकल होता है उसके साथ ऑलवेज एक वेव एसोसिएट होती, ठीक है, एंड दैट वेव control the particle in all respect. ये सब रिस्पेक्ट्स में उस पार्टिकल को कंट्रोल करती है, ठीक है, एंड द वेव, दैट वेव इज कॉल्ड, उस वेव को हम क्या बोलते हैं, डी ब्रूगली वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी ब्रूगली वेव बोलते हैं, एंड वेवलेंथ ऑफ दैट वेव, जो उस वेव की वेवलेंथ होती है इज कॉल्ड डी ब्रूगली वेवलेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्रूगली वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। देखिए डी ब्रूगली हाइपोथेसिस क्या था, इन्होंने ये बताया था कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है और जो कि सभी रिस्पेक्ट में उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, और जो वेव होती है, जो वेव मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट है उसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्रूगली वेव बोलते हैं, और उसकी वेवलेंथ को हम बोलते हैं डी ब्रूगली वेवलेंथ, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू h बाई p। p क्या होता है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ये प्लैंक कांस्टेंट है, और ये जो होता है ये क्या होता है, वेवलेंथ होती है, लैम्डा से हम किसको डिनोट करते हैं, वेवलेंथ, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रूगली वेवलेंथ, कि डी ब्रूगली वेवलेंथ को किस तरह से हमने डेराइव किया, देखिए expression for de Broglie wavelength. de Broglie wavelength का एक्सप्रेशन हम ऐसा मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए फोटोन इज मूविंग, एक फोटोन मूव कर रहा है, ठीक है, सो एनर्जी विल, उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, mc स्क्वायर हो जाएगी उसकी एनर्जी, किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, ये फॉर्मूला किसने दिया था, आइंस्टीन। आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन, एनर्जी मास रिलेशन, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी। नाउ कंपेयर बोथ, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, मास की, तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, m की वैल्यू क्या आ गई, एच न्यू बाय में c स्क्वायर, ये क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी। नाउ momentum of photon will be, momentum of photon, momentum क्या हो जाएगा,
P इज इक्वल टू m मास इंटू वेलोसिटी होता है और मोमेंटम की स्पीड होती है स्पीड की लाइट की जितनी, इसलिए क्या लिखेंगे mc। ठीक है, P इज इक्वल टू m, मास हमारा कितना है h न्यू बाय में c स्क्वायर गुणा में c। ठीक है, अब c से c ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो P इज इक्वल टू क्या आ गया h न्यू बाय में c, और जो न्यू होता है वो किसके इक्वल होता है c बाय लैम्डा के इक्वल होता है, c बाय लैम्डा। वैल्यू पुट कर दो, P इज इक्वल टू h c बाय लैम्डा c, c से c कैंसिल आउट हो गया, P की वैल्यू आ गई h बाय लैम्डा, और लैम्डा हमारा किसके इक्वल आ गया h बाय में P के इक्वल हमारा। इस तरह से हमने क्या किया, इसको डिराइव किया। सो लैम्डा हमारा किसके इक्वल आ जाएगा h बाय में P, और ये लैम्डा इज इक्वल टू h बाय में mv आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन। अब देखो स्पेशल केस देख लेते हैं कुछ इसके। इफ अब देखो h बाय एम बी, इसका मतलब जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m। ठीक है, दूसरी बात, ये पहली है, ये दूसरी, लैम्डा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v। ठीक है, इफ थर्ड देखिए, इफ वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, इंफिनिटी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, इंफिनिटी के। ये कुछ स्पेशल केस। अब मान लो देखो, जो पार्टिकल है वो मान लो किसी वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, h की वैल्यू होती है 6.63 इंटू में 10⁻⁻34। तो वेवलेंथ हमारी कितनी हो जाती है, बिल्कुल छोटी हो जाती है। इसीलिए जो कम स्पीड में पार्टिकल्स होते हैं ना, हम उनकी वेवलेंथ को देख नहीं पाते। ठीक है, उसके बाद देखिए वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये था वेव ने डिराइव किया क्या, डी ब्रुगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन। एक फोटोन है जो कि मूव कर रहा है, तो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी इतनी हो गई, और प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी इतनी हो गई। हमने इन दोनों को कंपेयर करके E की वैल्यू निकाली, सॉरी M की वैल्यू निकाली। ठीक है, हम डायरेक्ट मास नहीं सकते क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हमने यहां से मास की वैल्यू निकाली और फिर मास की वैल्यू मोमेंटम के फॉर्मूला में क्या कर दिया, पुट कर दिया, जिससे हमारा आंसर आया लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। उसके बाद वेवलेंथ एसोसिएट विद मूविंग इलेक्ट्रॉन। देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो तब उसके साथ वेवलेंथ कितनी होती है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए भी देखिए वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन, लेट अस कंसीडर an electron is moving with velocity v। वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इतनी काइनेटिक एनर्जी देने के लिए उसको वर्क डन कितना करना पड़ा, वर्क डन बाय पोटेंशियल टू गिव काइनेटिक एनर्जी। इतनी काइनेटिक एनर्जी देने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना वर्क डन करना पड़ा, उसको वर्क डन करना पड़ा EV। कितना करना पड़ा, EV। ये V बड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2, 1 और 2 को हमने कंपेयर कर दिया तो देखो 1/2 mv स्क्वायर बाय में EV
अब यहां से वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? वेलोसिटी की वैल्यू आई है 2ev बाय में m अंडर दी रूट, ये आ, ठीक है ना। अब फोटोन का, अब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रुगली वेवलेंथ। फॉर्मूला दिया था डी ब्रुगली ने, लैम्डा इज इक्वल टू क्या था? h बाय एम वी था, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम, वी हमारा कितना आया है? वी हमारा ये आया है 2ev रूट 2ev बाय में m आ। इस m को हम रूट m लिखेंगे और ये रूट m नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आएगा? h बाय में 2mev अंडर दी रूट, ये, ठीक है। और ये v क्या है? पोटेंशियल। अब hv कांस्टेंट होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? हम इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, बाय में रूट v। ये हमें वेवलेंथ देगा किसमें? एंगस्ट्रॉम में। यूनिट होती है एक लेंथ की जो कि 10⁻⁻10 मीटर होती है, ठीक है। ये जो हमें, ये इस फॉर्मूले से हम वेवलेंथ निकालेंगे वो आएगी एंगस्ट्रॉम में, और किस फॉर्मूले से जो हम वेवलेंथ निकालेंगे वो आएगी हमारी मीटर, ठीक है। वो आएगी हमारी किसमें? मीटर, ठीक है। तो देखो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए मूविंग इलेक्ट्रॉन, कैसे? मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी। अब पोटेंशियल ने इतनी काइनेटिक एनर्जी देने के लिए वर्क डन किया इतना, इन दोनों को कंपेयर किया हमने, यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली। अब डी ब्रुगली ने फॉर्मूला दिया था, अभी डिराइव किया था हमने, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। लैम्डा h m हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी और वेलोसिटी की वैल्यू हमने पुट की। अब ये देखो m वेलोसिटी 2ev बाय m रूट अंडर दी रूट, ये वेलोसिटी। अब ये m है, इस m को हम रूट m लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस रूट m से रूट m कैंसल, इधर एक रूट m बच गया, इसको हमने अंदर ले लिया, ये क्या आ गया? 2mev आ गया। अगर ये अब हमें वेवलेंथ देगा किसमें? मीटर में। और हमें अगर निकालनी हो एंगस्ट्रॉम में तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। हमने एक सिंपल फॉर्मूला बना लिया ये, और ये हमें वेवलेंथ किसमें देगा? एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आज हमारा इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। और इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने पार्टिकल नेचर जो होता है लाइट का, उसके बारे में डिस्कस किया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ठीक है। फिर हमने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े, फिर हमने मैटर का भी ड्यूल नेचर डिस्कस किया इस चैप्टर में, ठीक है। और फिर हमने एक मैटर के, एक मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव होती है, हमने उस पार्टिकल की वेवलेंथ भी डिफाइन की, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।